हेलो फ्रेंड्स, मैं सुप्रिया। आप सभी को मेरे चैनल ब्रिलियंट जनरल स्टडीज़ में आपका स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक होगा 1909 का अधिनियम, जिसे हम मार्लो मिंटो का सुधार भी कहते हैं। तो प्रस्तावना देख लेते हैं। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत 1847 की क्रांति के बाद धीरे धीरे राजनीतिक चेतना के रूप में विकसित हुई। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के साथ ही अंग्रेजों पर दबाव बढ़ने लगा कि वे भारतीयों को प्रशासन में भागीदारी दें। इसी क्रम में 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम आया, लेकिन वह भी भारतीयों की आकांक्षाओं को पूरा करने में असफल रहा। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में परिस्थितियां और अधिक तीव्र हो गई और कांग्रेस की मांगें भी तेज होने लगी। ऐसे में अंग्रेजों ने भारतीयों को थोड़ा सत्ता में भाग देकर शांत करने की कोशिश की। इसी प्रयास के तहत 1909 का अधिनियम, जिसे हम मार्लो मिंटो के सुधार के रूप में जानते हैं। पृष्ठभूमि और कारण। पहला कि राजनीतिक चेतना का विकास। 19वीं शताब्दी के अंत तक भारत में शिक्षित वर्ग तैयार हो चुका था। कांग्रेस ने धीरे धीरे राजनीतिक सुधारों की मांग तेज की और स्वदेशी आंदोलन यानी 1905 और 1908 तक में अंग्रेजों को सोचने पर मजबूर कर दिया। दूसरा कि लॉर्ड कर्जन विभाजनकारी नीति। 1905 में भी बंगाल का विभाजन कर दिया, जिससे पूरे भारत में असंतोष फैल गया। इसने राष्ट्रवादी आंदोलन को उग्र कर दिया और मुस्लिम लीग का उदय। और 1906 में अलीगढ़ आंदोलन से निकले नेताओं ने मुस्लिम लीग की स्थापना की। मुस्लिम नेताओं ने अलग अलग राजनीतिक प्रतिनिधित्व की मांग की। और चौथा, अंग्रेजों की नीति यानी फूट डालो और राज करो। अंग्रेज चाहते थे कि कांग्रेस का प्रभाव कम किया जाए और मुस्लिम को कांग्रेस से अलग कर दिया जाए, इसलिए उन्होंने मुसलमानों को अलग निर्वाचित देने की बात मानी। मार्लो और मिंटो कौन थे? जॉन मार्ले उस समय ब्रिटेन में भारत के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे और लॉर्ड मिंटो यानी भारत के वायसराय थे, जो 1905 से 1910 तक रहे। इन दोनों ने मिलकर यह सुधार प्रस्तावित किया, इसलिए इसे मार्ले मिंटो का सुधार कहा जाता है। यानी उस समय जॉन मार्ले जो उस समय के सिक्योरिटी ऑफ स्टेट थे और लॉर्ड मिंटो उस समय के वायसराय थे। इन्हीं दोनों ने मिलकर यह मार्लो मिंटो सुधार इन्हीं के नाम पे पड़ा था। मुख्य प्रावधान। पहला, विधायकी परिषदों का विस्तार। केंद्रीय और प्रांतीय दोनों स्तरों की विधायी परिषदों में सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई थी। केंद्रीय परिषदों में सदस्यों की संख्या 16 से बढ़कर 60 कर दी गई थी और प्रांतीय परिषदों में यह संख्या अलग अलग थी, जैसे बंगाल, मद्रास, बॉम्बे आदि। दूसरा, सदस्यों का चुनाव। कुछ सदस्य पहली बार चुनाव से चुने गए। चुनाव प्रत्यक्ष नहीं था, बल्कि अप्रत्यक्ष प्रणाली थी। विश्वविद्यालय, व्यापारिक मंडल, जमींदार, नगर निगम आदि के माध्यम से चुनाव होता था। तीसरा, अलग निर्वाचिका का प्रावधान। मुस्लिमों को अलग निर्वाचिका दी गई। इसका मतलब मुस्लिम मतदाता केवल मुस्लिम उम्मीदवारों को ही वोट दे सकते थे। यह ब्रिटिश नीति का खतरनाक मोड़ था, जिसने आगे चलकर सांप्रदायिकता को जन्म दिया। सदस्यों का अधिकार। विधायी परिषद के सदस्यों को पहली बार प्रश्न पूछने, बहस करने, बिल पर टिप्पणी करने का अधिकार दिया गया। हालांकि बजट या नीतिगत विषयों पर चर्चा की सीमा बहुत सीमित थी। कार्यपालिका पर नियंत्रण नहीं। भारतीय सदस्य विधायी परिषद में बैठ सकते थे, लेकिन कार्यपालिका पर उनका कोई नियंत्रण नहीं था। वायसराय और गवर्नर के पास अभी भी विशेष अधिकार बने, जैसे किसी भी बिल को रोकना, निर्णय को पलटना, आपातकालीन शक्तियाँ। अलग निर्वाचिका का गहराता प्रभाव। क्या है अलग निर्वाचिका? एक विशेष समुदाय जैसे मुसलमान के लोग केवल अपने समुदाय के प्रतिनिधियों को ही चुन सकते हैं। परिणाम। इससे परिणाम धार्मिक आधार पर राजनीति की शुरुआत। हिंदू और मुसलमानों के बीच राजनीतिक विभाजन। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच दूरी बढ़ी। यही नीति आगे चलकर देश के बंटवारे की नींव बनी। ब्रिटिश सरकार की क्या सोच थी? अंग्रेजों का उद्देश्य भारतीयों को सत्ता में हिस्सेदार बनाना नहीं था, बल्कि सिर्फ दिखावटी सुधार पर विरोध को शांत करना था। उन्होंने भारतीयों को थोड़ी बहुत भागीदारी देकर असली शक्ति अपने हाथों में बनाए रखी थी। भारतीय प्रतिक्रिया। कांग्रेस की प्रतिक्रिया। कांग्रेस के नरमपंथी नेताओं ने इसे एक छोटा मगर जरूरी कदम बताया। गोपाल कृष्ण गोखले ने इसे सुधार की दिशा में पहला कदम कहा। बाल गंगाधर तिलक ने जैसे गर्मपंथी नेताओं ने इसे अपर्याप्त बताया। मुस्लिम लीग की प्रतिक्रिया। मुस्लिम लीग बहुत संतुष्ट थी, क्योंकि उनकी अलग निर्वाचिका का मांग मान ली गई। इससे मुस्लिम लीग का कांग्रेस से अलगाव और मजबूत हो गया। मार्ले मिंटो सुधार की सीमा। प्रतिनिधित्व सीमित था। आम जनता को वोट देने का अधिकार नहीं था। केवल शिक्षित, जमींदार, व्यापारी आदि चुनिंदा लोग को ही चुनाव में भाग ले सकते थे। दूसरा, विधायकों का अधिकार सीमित थे। कोई भी कानून पारित करने का अधिकार नहीं था। सरकार को बाध्य करने की शक्ति नहीं थी। ब्रिटिश अधिकारियों का वर्चस्व। विधायी परिषदों में बहुसंख्यक सदस्य अभी भी अंग्रेज अधिकारी थे। भारतीयों को अल्पसंख्यक के रूप में ही रखा गया। सांप्रदायिक राजनीति की शुरुआत। अलग निर्वाचिका ने भारतीय राजनीति को सांप्रदायिक आधार पर बांट दिया। इससे हिंदू मुस्लिम तनाव बढ़ा। लाभ और हानियाँ। लाभ। भारतीयों को प्रशासन में थोड़ी सी भागीदारी मिली। विधायिकाओं में पहली बार बहस और सवाल जवाब की अनुमति मिली। भारतीयों को प्रशासनिक अनुभव प्राप्त हुआ। हानियाँ क्या हुई? भारतीय सत्ता की भागीदारी केवल नाम मात्र थी। मुसलमानों को अलग निर्वाचिका देकर अंग्रेज ने सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया। असली शक्ति अभी भी ब्रिटिश अधिकारियों के हाथों में रही। निष्कर्ष।
1909 का अधिनियम भारत में ब्रिटिश शासन की एक चालाक नीति का हिस्सा था। यह सुधार भारतीयों को संतुष्ट करने के लिए था, न कि उन्हें असली सत्ता में भागीदारी बनाने के लिए। इसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी अलग निर्वाचिका। इसने भारतीय राजनीति में धार्मिक विभाजन की नींव रखी, जो आगे चलकर देश के विभाजन तक पहुंच गई। फिर भी इसे भारतीय लोकतंत्र की दिशा में पहला छोटा कदम माना जा सकता है, क्योंकि इसी से भारतीय को विधायिका का अनुभव मिला, जिसे बाद में उन्होंने स्वतंत्र भारत में उपयोग किया। इसी के साथ मेरा आज का क्लास समाप्त होता है। धन्यवाद। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।